तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज ACC 501 फाइनेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा रिसेंट 2025 के प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस हैं। द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर सेट TZ कॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2023. You are required to prepare the balance sheet of this corporation. हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या बात याद रखनी कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी एसेट्स वाली साइड एंड लाइबिलिटीज वाली साइड जो है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, इसीलिए हम इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें क्या क्या दिया गया है। डेब्ट हमेशा याद रखिएगा ये हमारे अकाउंट से लिया जा रहा है। क्रेडिट हमेशा दिया जाता है और डेबिट जो है वो हमारे अकाउंट से लिया जा रहा होता है। तो लॉन्ग टर्म डेबिट और शॉर्ट टर्म डेबिट्स ये हमने देने हैं, तो मतलब ये हमारे लायबिलिटीज हो जाएंगे। जबकि हमारे एसेट्स कौन से होते हैं, एक तो करंट एसेट्स और दूसरा नेट फिक्स एसेट्स जो बताए गए हैं ये रखेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर एक तरफ एसेट्स रखेंगे, उसकी अमाउंट की जगह बनाएंगे, दूसरी तरफ लायबिलिटीज रखेंगे, उसके अमाउंट की जगह बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एसेट्स देखने हैं, तो हमारे करंट एसेट्स रखेंगे, फिर नेट फिक्स्ड एसेट्स रखेंगे। ये आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे हमें 2,40,000 दिया हुआ है, 6,50,000 दिया हुआ है, तो ये हम लिख लेंगे। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आएगी जिसे हम टोटल एसेट्स कहेंगे। यहाँ तक हो गया, तो आगे देखते हैं। और लायबिलिटीज यानी जो हम देंगे, जो हमने देना है, या हमारे ऊपर कर्जा है, हमने किसी से लिया हुआ है या किसी ने हमसे लेनी है, वो अमाउंट लायबिलिटीज में आ जाती है। और इसको हम क्या करेंगे कि शॉर्ट टर्म डेबिट और लॉन्ग टर्म डेबिट को रखेंगे। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये वाली अमाउंट और शेयर होल्डर की जो हमारे पास इक्विटी होती है इसको हम ऐड करेंगे। जब इन तीनों अमाउंट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम वही वाला आंसर आएगा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था। तो मीन्स हमारी जो बैलेंस शीट है वो ठीक है, क्योंकि हमारा जो एसेट्स है वो भी बराबर है और लाइबिलिटीज भी बराबर है। इसके अंदर लाइबिलिटीज और इक्विटी को आपस में प्लस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा जी, यहाँ वो कहते हैं कैलकुलेट द शेयर होल्डर इक्विटी फॉर द ZT कंपनी इफ कंपनी हैज। ये इन्होंने पूछा है कि जो हमारे पास शेयर होल्डर है, यानी जो हमसे शेयर खरीद रहे हैं, उनकी इक्विटी के बारे में बताओ जिसमें कंपनी जो है ये वाला डाटा हमें प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो शेयर होल्डर की इक्विटी है वो इसके अंदर हमें डाटा दिया गया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो तमाम का तमाम डाटा यूज़ हो रहा हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें कुछ डाटा एक्स्ट्रा भी दिया जा रहा होता है। तो हमारे पास जो शेयर होल्डर इक्विटी है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला देखना होगा, जो हमारा है शेयर होल्डर इक्विटी बराबर है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। इसके मुताबिक हमें पहले टोटल एसेट्स मालूम करने होंगे, देन टोटल लायबिलिटीज मालूम करनी होंगे। टोटल एसेट्स का फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। टोटल एसेट्स जो है फार्मूला तो नहीं होता, पर आपने इसमें ढूंढना होता है कि इसमें कौन सा हमारा एसेट है, कौन सा हमारी लायबिलिटीज है। तो अगर हम एसेट्स की बात करें तो कैश जो हमारे पास रकम पड़ी है वो हमारा एसेट हो जाएगी। पेएबल यानी देना है, तो ये हमारी लायबिलिटीज है, इसको हम नहीं लेंगे। जहाँ जहाँ पेएबल यूज हो रहा है विच मीन्स दैट ये हमारी लायबिलिटीज है। इन्वेंट्री हमारे पास होती है एसेट, प्रॉपर्टी वगैरह एसेट। लॉन्ग टर्म डेबिट्स भी हमारे लायबिलिटीज में आते हैं। तो इसके मुताबिक पहले हम टोटल एसेट मालूम करेंगे। 425 हमारे पास है कैश इक्विवेलेंट्स, 329 हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं, और जबकि हमारी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स जो है ये भी हमारे एसेट्स में शामिल होते हैं। इन सबको प्लस करेंगे और प्लस करके ये हमारे पास आ जाएगा टोटल एसेट्स। फिर टोटल लायबिलिटीज देख लेते हैं। लायबिलिटीज वो जो हमने किसी को पे करना हो, तो इसके अंदर हमारे पास पेबल्स आएंगे। सबसे पहले अकाउंट पेबल आ जाएगा, नोट पेबल आ जाएगा। इसके अलावा ये डेबिट्स में मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट हमेशा एंटर होता है और डेबिट हमेशा लिया जाता है। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 1155। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास इक्वेशन होती है टोटल एसेट्स बराबर है टोटल लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, और शेयर होल्डर इक्विटी जो हमारे पास बराबर होती है वो होती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज के।
तो टोटल एसेट्स को टोटल लाइबिलिटीज से हम माइनस करेंगे। हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज है लेकिन शेयर होल्डर की इक्विटी नहीं है, इसीलिए हम पहले शेयर होल्डर की इक्विटी मालूम करेंगे जिसके अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को, यानी ये जो दोनों हमारे पास अमाउंट आई है इनको माइनस करेंगे। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जो कि है 1069 मिलियन। और इसके अंदर अब हम पुट कर देंगे इस जगह पर टोटल लाइबिलिटीज को प्लस कर देंगे शेयर होल्डर की इक्विटी के साथ, तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा इसका आंसर है, टोटल लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर की इक्विटी हमने ऐड की, और यहाँ पर हमने जब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज की हैं तो इसके लिए हमने को आंसर 1069 मिलियन। और ये जो मिलियन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब जो हमारे पास डाटा दिया गया होता है इसके मुताबिक हम लिखते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर अगर मिलियन लिखा हुआ है तो आपका आंसर भी मिलियंस में ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ali Corporation has taxable income for 85,000. What will be the total tax for this corporation? Use the following schedule for tax calculation. अब इन्होंने हमें टैक्स मालूम करने के लिए ये डेटा फ्राहम किया है, इसके मुताबिक हमने अपना टैक्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज, ये जितने भी हैं ये परसेंट के साथ होंगे, ये ऊपर जो आपको परसेंटेज दिखाई है इसके मुताबिक हमने परसेंट डालना है। अब यहाँ पर हमारा 0 to 5,000 है और 15% है। हम क्या करेंगे, 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 5,0,0,0,1 है और 75,000 है, यानी 5,001 से लेकर 75,000 तक की रेंज हमें 25% बता रहे हैं जो हमने टैक्स पे करना है इनकम के ऊपर। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे और फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 100 पर डिवाइड करेंगे। सेम एज इट इज इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 34 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पर डिवाइड कर देंगे। अब जहां तक उन लोगों ने हमसे पूछा है, अगर आप देखें यहाँ पर आगे भी दिया हुआ है बट हम अपनी रिक्वायरमेंट देखेंगे। यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो है 85,000। 85,000 कहाँ तक आता है, देखिए 75 से 1 लाख तक हमारा 85 आ जाता है। तो हमने जो परसेंटेज मालूम करनी है वो बस यहीं तक करनी है, यानी 34% तक करनी है। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर, ये देखिए एज इट इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो हमारा जवाब पहला जो है आंसर वो बनेगा 7,500। देन हम 50,000 से माइनस करेंगे 75 को और 20% मालूम करने के लिए मैंने जैसे बताया कि 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। देन हमारी थर्ड है 75,001 से लेकर 85,000, इनको पहले हम माइनस करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 34 से और डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर। अब ये जो हमारे 3 आंसर्स आए हैं इन सबको हम ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम का आंसर मिल जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अल्फा कॉर्पोरेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। यहाँ पर वो हमसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फार्मूला होता है EBIT प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डाटा इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन, टैक्स, ये टैक्स आ गया, ये हमारी डेप्रिसिएशन है। तो EBIT जो है यहाँ पर हमें नहीं दिया गया, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी टोटल सेल्स कितनी है, तो है 13,500। इसमें से हम माइनस करेंगे 6,400 को जो कि हमारी कॉस्ट आई थी, और डेप्रिसिएशन हमेशा वो अमाउंट होती है जो हमारी किसी भी चीज़ की वैल्यू को कम कर रही होती है, तो इसको हम माइनस करेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13,500 में से 6,400 को नफी करेंगे तो ये आंसर आएगा। देन
हम इसमें से माइनस करेंगे हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट को, तो हमारे पास EBIT आ जाएगी 5900। तो ये डालेंगे और साथ में डेप्रिसिएशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है जो कि है 1200 माइनस टैक्स हमारे पास था 150। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी पहले हम प्लस करेंगे देन 150 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वुड बी द नेट कैपिटल स्पेंडिंग। यहाँ पर हमसे वो क्या पूछ रहा है कि नेट कैपिटल स्पेंडिंग क्या होगी इफ अल्फा कॉर्पोरेशन हैज फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे एसेट्स जो हैं इसके वो हैं 1 लाख एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये शुरुआत में हो रहे हैं अकाउंटिंग ईयर के, यानी साल की शुरुआत में इतना उनके पास एसेट मौजूद है। वेयर द एट द एंड ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड, और इसी पीरियड के आखिर में द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स इज, ये वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1.5 लाख। वाइल द डेप्रिसिएशन ऑफ, अब डेप्रिसिएशन कितनी हुई है यानी कि अमाउंट में कमी कितनी आई है, वो है 20,000 रुपये की पर ईयर, हर साल के मुताबिक, यानी हर साल इतनी कमी आ रही है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर पहले दिया हुआ है, तो वो कहते हैं नेट कैपिटल स्पेंडिंग का फॉर्मूला होता है एंडिंग नेट फिक्स्ड एसेट्स, यानी हमारे एंड किस पे हुआ है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एट द एंड, ये लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द वैल्यू दीज एसेट्स। तो ये आ जाएगा 1,50,000 माइनस यहाँ पर है बिगनिंग नेट फिक्स एसेट्स, यानी शुरुआत में कितने थे उसको माइनस करेंगे, तो ये 1 लाख आ जाएगा। देन उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर प्लस डेप्रिसिएशन, तो कितनी डेप्रिसिएशन हुई उसको हम ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा नेट कैपिटल स्पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो। सबसे पहले हमें कैश फ्लो कैलकुलेट करना है टू द क्रेडिटर, कैश फ्लो टू द क्रेडिटर। इस तरह के बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसके अंदर, और ये देखें कैश फ्लो फॉर स्टॉक होल्डर्स भी है। ये दो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछी हैं, एक तो कैश फ्लो फॉर क्रेडिटर्स पूछा है और दूसरा कैश फ्लो फॉर द स्टॉक होल्डर्स पूछा है। यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है इसके अबाउट, इसको देखते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिया है हमें, कैपिटल स्पेंडिंग दे रखी है, एडिशंस टू नेट वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट पेड, रिटायरमेंट ऑफ डेप्ट, प्रोसीड फ्रॉम न्यू डेप्ट सेल्स, डिविडेंड, परचेज ऑफ स्टॉक और प्रोसीड फ्रॉम न्यू स्टॉक इश्यूज। अब इसके जो दो अलग अलग फार्मूले लगेंगे, एक तो कैश फ्लो टू द क्रेडिटर ये मालूम करना पड़ेगा, देन हमें कैश फ्लो टू द शेयर होल्डर देखना पड़ेगा। कैश फ्लो टू द क्रेडिटर जो होता है इसके अंदर डायरेक्ट उन्होंने सॉल्व किया है, मैं बोल देती हूँ आप लिख लें। इंटरेस्ट रेट प्लस रिटायरमेंट ऑफ डेप्ट माइनस प्रोसीड्स फ्रॉम द न्यू डेप्ट सेल्स, ये फार्मूला है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है इंटरेस्ट। अच्छा, जो फार्मूला मैंने बोला इसकी एक बात है कि आपने नोट लिखना है कि इस फार्मूले के अंदर जहाँ जहाँ ऐड हो रहा होगा वहाँ वहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जहाँ जमा हो रहा है वहाँ पर हम नफी लिखेंगे। देखिए इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ रहा है -45। फिर उन्होंने कहा रिटायरमेंट ऑफ डेप्ट जो है वो हमारा फॉर्मूले के मुताबिक नेगेटिव, वहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 161। तो हमारा जो पहला है कैश फ्लो टू द क्रेडिटर वो ये आता है। फिर डेप्ट सर्विसेज क्या है, हमारे डेप्ट यानी जो हमसे लिया जाएगा, जो हमने देना है। प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू डेप्ट सेल, इसको हम इसके अंदर फार्मूले के मुताबिक मैंने अभी आपको बताया है इंटरेस्ट रेट प्लस रिटायरमेंट ऑफ डेप्ट माइनस प्रोसीड फ्रॉम न्यू डेप्ट। तो इसके अंदर क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देन हमारे पास आ जाएगा टोटल -85। ये हमारा जो आंसर है ये किस चीज़ का है, ये हमारा है कैश फ्लो टू द क्रेडिटर्स। दोबारा देख लें, इसके अंदर हम क्या करते हैं इंटरेस्ट और रिटायरमेंट ऑफ डेप्ट को माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उसके अंदर फिर हम प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू डेप्ट सेल्स को प्लस कर देते हैं। कैश फ्लो टू द स्टॉक होल्डर्स जो है हमारे पास, इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसमें हम डिविडेंड्स और रीपरचेज ऑफ स्टॉक को माइनस करते हैं।
डिविडेंड और रीपरचेज स्टॉक को माइनस करते हैं, तो जो जवाब आता है वो होता है कैश टू शेयर होल्डर, और इसमें हम प्रोसीड फ्रॉम न्यू स्टॉक इशू को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, हमारा आंसर आ जाता है 19। ये दो चीजें उन्होंने पूछी थी, कैश फ्लो टू द क्रेडिटर और कैश फ्लो टू द स्टॉक होल्डर, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। From the given information of Alpha Corporation, you are required to calculate the cash flow from the firm assets and the cash flow to the inventors. अब यहाँ पर भी दो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो है कैश फ्लो टू द फर्म एसेट्स, नेक्स्ट है कैश फ्लो टू द इन्वेंटर्स। अब मैंने आपको पहले भी बोला कि कैश फ्लो के बहुत सारे हमारे यहाँ पर फार्मूले आने वाले हैं, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर पूछा जा रहा है और उसकी किस तरह से उसका आंसर हमने निकालना है। यहाँ पर हमें डेटा भी दिया गया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिया गया है, डेब्ट दिया गया है, कैपिटल स्पेंडिंग दी गई है, इक्विटी दी गई है, एडिशन टू द नेटवर्किंग कैपिटल दिया गया है। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सबसे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम फर्म एसेट्स हम मालूम कर रहे हैं। ये देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है ना उन्होंने सेम टू सेम वही आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करा है, देखिए इसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना आपका एक नंबर तो ऐसे चला जाएगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्होंने दिया था हमें 325, ये आपका फार्मूला बनता है, यानी अगर आपको लिखना हो तो कैश फ्लो रिसीव फ्रॉम द फर्म एसेट्स का फार्मूला बनेगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल स्पेंडिंग माइनस एडिशन टू द नेटवर्किंग कैपिटल, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 114 यानी 114। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिया हुआ है 325, फिर हमारी क्योंकि स्पेंडिंग्स हो रही है हम उस पर खर्चा कर रहे हैं तो ये 179, ये माइनस होंगे यानी 325 माइनस 179, और देन ये हमारी एडिशनल जो नेटवर्किंग कैपिटल है ये माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 114। ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। ये क्या हमारा आंसर, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, चले ये हो गया। टोटल कैश फ्लो टू द इन्वेंटर्स, अब ये टोटल कैश फ्लो हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये बहुत इजी है, बस हमने डेब्ट और इक्विटी को आपस में प्लस करना होता है और हमारा टोटल कैश फ्लो आ जाता है, यानी डेब्ट प्लस जमा करेंगे इक्विटी के अमाउंट। अगर आप ऊपर देखें तो डेब्ट प्लस इक्विटी यही दिया हुआ है 95 और 27, इन दोनों को ऐड करें तो आपका टोटल कैश फ्लो आ जाएगा, यानी कितना कैश जो है वो फ्लो हो रहा है दोनों को ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस करेंगे, इनको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे देन हम आगे करेंगे। From the given information, prepare the cash flow statement of Alpha Corporation by estimating cash flow from operation, investment and financing। अब हमने कैश फ्लो की स्टेटमेंट बनानी है ऑपरेशंस के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ एंड फाइनेंसिंग के साथ। यहाँ पर हमें गिवन डाटा दिया गया हुआ है, नेट इनकम बराबर है 8500, इक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 19700, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेबिट सेल्स 8500, डिविडेंड पेड 4200 दी गई है, सेल फिक्स एसेट्स जो है हमारे वो है 2400, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारे पास है 2300। तो सबसे पहले हमने जो फाइंड आउट करना है वो है ऑपरेशंस, यानी टोटल कैश फ्लो ऑफ फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं नेट इनकम और उसको हम माइनस करते हैं अकाउंट रिसीवेबल से। ये हम जो 8500 है इसको हम माइनस करेंगे 2300 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6200। ये पहली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हमने मालूम करना है टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर होते तो हमारे एसेट्स बनते हैं, यानी एक्विजिशन फिक्स एसेट्स होते हैं और सेल फिक्स एसेट्स ऊपर उसने हमें दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे 19000 में से माइनस करेंगे 2400 को, डाल देंगे
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रोसीडिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेबिट्स डिविडेंड्स, इसमें हम प्रोसीडिंग लॉन्ग टर्म डेबिट्स को माइनस करेंगे 5,000 जो है हमारे 8,500 को हम 4,200 से माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग आ जाएगा। और एक्विजिशन एसेट्स को भी हमने माइनस करना है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल कैश फ्लो ऑफ फाइनेंसिंग का। इन सबको माइनस करना है, यहाँ पर दिखाया नहीं हो लेकिन ये माइनस होंगे, पहले में भी दोनों अमाउंट्स को माइनस किया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी माइनस किया जाएगा और साथ साथ में जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है इसके अंदर भी हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा pertaining to XYZ corporation you are required to calculate the current ratio। ये current ratio हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसको दोबारा करके देख लेते हैं। इसमें हमें जो गिवन डाटा दिया गया है वो है कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट पेएबल्स, लैंड एंड मशीनरी, इन्वेंट्री एंड नोट्स पेएबल। हम पहले पढ़ के आए थे करंट रेशियो जो है इसका जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हमें करंट एसेट्स क्योंकि यहाँ पर नहीं दिए गए तो इनमें से ही हम फाइंड आउट करेंगे। एसेट मैंने आपको बताया था जो हमारे पास मौजूद होता है या हमारी अपनी जायदाद या मलकियत में होता है। तो सबसे पहले जो कैश है ये हमारा करंट एसेट्स बन जाएगा। जो पेएबल्स होते हैं ये हमें देने होते हैं यानी किसी को हमने अदा करने, यानी लायबिलिटीज में ये हमारे शामिल होते हैं। जो हमारे पेबल्स होते हैं तो ये शामिल नहीं होगा। अकाउंट रिसीवेबल जी ये शामिल होगा क्योंकि ये हमें दिया जाएगा। लैंड और मशीनरी भी हमारे एसेट्स होते हैं और इन्वेंट्री भी, तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करंट एसेट्स। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री, ये तीन चीजें जो है ये हमारी ऐड होंगी तो हमारे पास करंट एसेट्स का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट लायबिलिटीज हमने मालूम करनी है। तो जैसे यहाँ पे हमने करंट लायबिलिटीज सीखा था कि जो हमारे ऊपर कर्जा हो या जो देना है तो पेएबल्स आ जाएगा, साथ में नोट पेएबल्स आ जाएगा। नोट्स जो है हमारे पेएबल वो भी हमारे करंट लायबिलिटीज में आते हैं। तो करंट लायबिलिटीज जो हैं वो आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। करंट एसेट्स ये ऐड करने के बाद ये वाला आंसर आपको मिलेगा। करंट लायबिलिटीज जो होती हैं वो हमारे वो तमाम चीजें होती हैं जो हमने अदा करनी होती हैं, या हमारे ऊपर कर्जा हो या बिल्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे लायबिलिटीज होते हैं। तो अकाउंट पेएबल जो हमने देना है यानी पेएबल देने वाली चीजें, और नोट्स पेएबल भी हमारी लायबिलिटीज में आती है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी। अब करंट रेशियो का फार्मूला हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। हमें चाहिए थे करंट एसेट्स जो हमने पहले फाइंड आउट कर लिए और करंट लायबिलिटीज जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स की जगह पे जो हमने फाइंड आउट किया था करंट एसेट्स वो निकालेंगे, देन करंट लायबिलिटीज इन सब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3 टाइम्स करंट रेशियो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द एसेट्स साइड ऑफ कॉर्पोरेशंस। You are required to convert data into a common size या standardized statement। ये दो एक ही फार्मूले के नाम है। अगर वो आपसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड स्टेटमेंट बनाएं या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएं तो ये दोनों ही एक ही मेथड के जरिए होंगे। हमारे पास उन्होंने गिवन डाटा दिया हुआ करंट एसेट्स हमारे क्या है, कैश है, रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्रीज है। तो ये हमारे करंट एसेट्स उन्होंने खुद ही टोटल निकाल के दिया हुआ। टोटल करंट एसेट्स जो है हमारे वो है 660। फिक्स एसेट्स जो है वो हमारे हैं प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स एसेट्स कौन से कहते हैं, ऐसी तमाम चीजें जिनको हम एक दफा ले लें और वो फिर रहती है, जैसे कि हमारा लैंड हो गया, हमारी मशीनरी हो गई, कोई पौधे लगा दिए, तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। तो ये फिक्स एसेट्स जो है हमारे टोटल वो है 3480। हमने फाइंड आउट करनी है कॉमन स्टेटमेंट, तो उसके लिए हमें करंट एसेट्स जो हमने फाइंड आउट किया है इसके अंदर सिर्फ आपने एक ही काम करना है। आपने क्या करना है, इसके अंदर कैश जो है इसको परसेंटेज में तब्दील करेंगे, देन रिसीवेबल्स को अलग से परसेंटेज में तब्दील करेंगे, इन्वेंट्रीज को करेंगे, टोटल करंट एसेट्स को करेंगे, सेम टू सेम जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी को हम परसेंटेज में तब्दील करेंगे। ये मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप कैलकुलेटर ऑन करेंगे, जो हमारे टोटल एसेट्स है उसको हर एक के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज मालूम करने के लिए। तो
2-3 मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आपको करेंगे। जैसे कि 92 हमें उन्होंने दिया था, तो हम डालेंगे 92 डिवाइडेड बाय टोटल एसिड्स, ये हमारे जो टोटल एसिड्स हैं 3480, तो 3480 इसको हम निकालेंगे। ये हमारे पास एक अमाउंट आई है और इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ फॉर परसेंटेज। तो ये हमारा आंसर आता है 2.643%। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा हमारा पहला आंसर यही है 2.64%। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स हमें उन्होंने बताया हुआ है कि 178 है, तो हम 178 को डिवाइड करेंगे टोटल एसिड्स के साथ, जो कि है 3, 4, ये डबल हो गया 80, देन इसको हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 फॉर परसेंटेज। सबके साथ ऐसे ही करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये 5.11%। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रिसीवेबल जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर भी यही आंसर आ रहा है। इसी तरीके से आप सारे मालूम करेंगे, इन्वेंट्रीज को भी कर लेंगे, टोटल करंट एसिड्स को भी कर लेंगे। जैसे आपको ऊपर टेबल दिया गया एज इट इज सेम टू सेम आपने नीचे टेबल में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज निकालनी और लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं बार बार बता रही हूँ कि जो ये वाली जगह है इसको देखना है आपने। इन्वेंट्रीज की आप परसेंटेज इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देन टोटल करंट एसिड्स, फिक्स एसिड्स, प्लांट एंड मशीनरी। और ये जो आखिर में 100% जो दिया हुआ है ये इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि हम लोग डिवाइड भी इसी पे कर रहे थे। देखिए अगर हम 3480 को डिवाइड करते हैं, अगर मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी ये 100% क्यों आ रहा है, तो आप यहाँ से देखिए जरा 3480 है हमारे पास, 3480 डिवाइडेड बाय वही हमारी टोटल अमाउंट है, तो 3480 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो एज इट इज हमारा 100% ही आएगा। तो ये देखें ये आपका हो गया 100%। तो यहाँ तक आज हमने करना था, हमारे 10 लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास 45 से अबव क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट सॉल्यूशन भी देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।